नमस्कार। देश के लाखों पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों को 7,500 रुपये महीना पेंशन देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बस इतने साल की होनी चाहिए नौकरी। तो आखिरकार 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं आप सभी के लिए बात करने वाले हैं यहाँ पर जो है ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय छह मंत्री ने दिए हैं दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर को पेंशन को लेकर केंद्रीय छह मंत्री ने आप सभी के लिए बड़े दिशा निर्देश दिए हैं। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन में कर्मचारियों के योगदान को लेकर की गई है बड़ी मांग, सरकार योगदान को करे 2%। जी हाँ दोस्तों, सरकार के ईपीएस पेंशन फंड के अंदर योगदान बढ़ाने को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। और साथ ही साथ बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। फिटमैन फैक्ट का इतना होगा इजाफा, इतनी होगी आपकी सैलरी और पेंशन, साथ ही लाखों का होगा आप सभी को फायदा। तो आखिरकार फिटमैन फैक्ट बढ़ेगा, सैलरी और पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी, कितने लाखों का कैसे नुकसान होगा, कैसे फायदा होगा, 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ खाता धारकों को 7,500 रुपये महीना पेंशन देगी सरकार, इतने साल की होनी चाहिए नौकरी। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाता धारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने इसकी बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल सभी ईपीएफओ खाता धारकों को सरकार की ओर से 7,500 रुपये प्रति माह दे दिए जाएंगे। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार की ये घोषणा किसी वरदान से कम नहीं होगी, लेकिन ये राशि एक निश्चित अवधि तक नौकरी करने के बाद ही अकाउंट में जमा की जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो इन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जिन कर्मचारियों के अकाउंट में 7,500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे, उनकी कम से कम 23 साल की नौकरी होनी चाहिए। पीएफ अकाउंट में यह राशि जमा होगी। अगले साल में सरकारी कर्मचारी ईपीएस राशि को एटीएम से भी निकालने की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। ऐसे में इस राशि को पेंशन की राशि के रूप में कर्मचारी के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो ये बेहद ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल की निकल कर सामने आ चुकी है कि अब केंद्र सरकार आप सभी को 7,500 प्लस डीए की पेंशन देगी, लेकिन इसके लिए शर्त है कि कम से कम आपकी जो एज सर्विस है 23 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया हुआ बेहद जरूरी है। तभी दोस्तों आप सभी को 7,500 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्रीय छह मंत्री ने दिशा निर्देश हायर पेंशन को लेकर जारी कर दिए हैं। जी दोस्तों, विशाखापट्टनम के पेंशनर्स ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री पवन कुमार जस्टिस से मुलाकात की। लंबित हायर पेंशन आदेश को तत्काल जारी करने की अपील की। ये मांग 14 महीनों की देरी के कारण बढ़ती असंतोष और आर्थिक कठिनाइयों को बीच की गई। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशनर्स ने शिकायत की है कि 14 महीनों से हायर पेंशन आंदोलन लंबित है, जबकि संबंधित योगदान पहले ही जमा किया जा चुका है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स की पक्ष में निर्णय दिया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि पेंशन वास्तविक वेतन के आधार पर तय की जाए। इस प्रक्रिया के तहत पेंशनर्स को अपनी सेवा अवधि के लिए बकाया योगदान भी जमा करना होगा। सितंबर 2023 में स्थानीय पीएफ कार्यालय ने लगभग 2500 पेंशनर्स को बकाया योगदान करने का नोटिस दिया। इसके परिणाम 400 करोड़ रुपए से अधिक की स्थानीय पीएफ कार्यालय में राशि जमा की गई, लेकिन योगदान जमा होने के बाद 2 से 3 महीने जारी होने वाली पेंशन अभी तक जारी नहीं हो पाई है। तो पेंशनर्स की चिंताएं और प्रगति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वरिष्ठ कार्यकारी वी श्रीनिवास मूर्ति ने कहा है कि योगदान प्राप्त होने के बावजूद प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह पेंशनर्स के साथ अनुचित व्यवहार को दर्शाता है। वहीं केंद्रीय छह मंत्री का बड़ा निर्देश आया है। 30 नवंबर 2024 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में केंद्रीय छह मंत्री ने निर्देश दिया था कि बकाया भुगतान करने वाले पेंशनर्स के मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। तो दोस्तों देशव्यापी असंतोष यहाँ पर फैल चुका है। इस देरी से देने यहाँ पर पेंशनर्स
पेंशनर्स के बीच नाराजगी पैदा हो गई है। राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति महासंघ ने इस मुद्दे को लेकर 18 दिसंबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आयोजित करने की मांग की है। वहीं विशाखापट्टनम स्टील पेंशनर्स की आगामी योजना के बारे में भी दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बड़ा अपडेट आया है। जी दोस्तों, मेमोरेंडम प्रस्तुत करने को लेकर पेंशनर्स ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने की योजना बनाई ताकि उनकी मांगों को सीधे उठाया जा सके। यदि आदेश जारी नहीं होती हैं तो पेंशनर्स बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। पेंशनर्स ने कहा है कि अगर प्रशासन उनकी समस्याओं का हल नहीं किया तो वे न्यायालय का भी सहारा ले सकती हैं। यानी कुल मिलाकर विशाखापट्टनम स्टील पेंशनर्स संघर्ष ने उनके अधिकारों और वित्तीय सुरक्षाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हायर पेंशन जारी करने में देरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन और ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को यहाँ पर उजागर किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ को इस मामले पर त्वरित गति से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पेंशनर्स की उनकी बकाया पेंशन समय पर मिले और उनका सम्मानजनक जीवन जीना सुनिश्चित हो सके। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन में कर्मचारियों ने योगदान को लेकर की है बड़ी मांग। सरकार योगदान करे 2%। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 न्यूनतम पेंशन पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कोई पीएम मोदी, भाजपा और मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो कोई कांग्रेस और कांग्रेस शासनकाल का तंज कस रहा है। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने श्यामलाल शर्मा की टिप्पणी पर कहा, आप किसी सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अगर ये कर्मचारी पेंशन योजना है तो इसे कांग्रेस सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव और संगमा श्रम मंत्री डॉक्टर परिकल्पित और कार्यरत किया था। मैं सहमत हूं कि इसे मजदूर वर्ग पर थोपा गया था। कुछ यूनियनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा। इसमें कुछ सकारात्मक पक्ष भी है। ज्यादातर कर्मचारी रिटायर्ड होने पर अपनी कर्मचारी पेंशन योजना की राशि घर बनाती हैं, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी या बच्चों के बांटने में आदि खर्च करती हैं और अपने जीवन के अंतिम समय में वे पैसे से वंचित हो जाती हैं। इसलिए कर्मचारी पेंशन योजना रिटायर्ड होने वाले व्यक्ति और उनके आश्रितों को एक स्थिर आय सुनिश्चित करवाता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के बराबर या इससे अधिक रिटर्न्स नहीं दे पाता। सरकार को ईपीएस से उधार लिए गए फंड पर कम से कम ईपीएफ के बराबर रिटर्न सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ईपीएस कॉर्पस अधिशेष हो जाए। एक और बात यह है कि यह कर्मचारी पेंशन योजना उन लोगों के लिए कम फायदेमंद है जो लंबी अवधि के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में बने रहते हैं, जैसे कि 15 साल या इससे अधिक, क्योंकि ब्याज के चक्रवर्ती प्रभाव के कारण कर्मचारी पेंशन योजना कॉर्पस की वृद्धि के बाद वर्षों में वे अधिक तेज हो जाती हैं। सुझाव है कि कर्मचारी पेंशन योजना में कर्मचारियों का योगदान भी ईपीएफ में ही रहना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अब सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने, कर्मचारियों ने योगदान को लेकर बड़ी मांग कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त ईपीएस कॉर्पस स्थानांतरित कर देना चाहिए। पेंशन का भुगतान ऐसे संचित कॉर्पस के आधार पर किया जाना चाहिए। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने सुझाव दिया कि नियोक्ता और कर्मचारी पेंशन योजना में 8.33% की बजाय वेतन का कम से कम 10% योगदान दें। पेंशन योग्य वेतन सीमा में वृद्धि की जाए और ईपीएस में सरकार का योगदान 1.16% से बढ़ाकर 2% करें। हाल ही में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पाने की योग्यता अवधि को 25 वर्ष कर दिया, जो कि कर्मचारी पेंशन योजना उसी सिद्धांत पर आधारित है और फॉर्मूले पुरानी सरकारी पेंशन योजना से यहाँ पर आप सभी के लिए लिए गए हैं। इसलिए ईपीएस पेंशन फॉर्मूले में हर कोई 50 यहाँ पर जो है बदला जा सकता है। पेंशन योग्य वेतन को संपूर्ण पेंशन योग्य सेवा अवधि के औसत के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक वेतन है जिस पर कर्मचारी और नियोक्ता पेंशन फंड में योगदान करते हैं, न कि पिछले 12 या फिर 60 महीनों के औसत वेतन पर। इसमें कुल योगदान के आधार पर अनुपातिक पेंशन सुनिश्चित होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। न्यूनतम पेंशन इस तरीके से बढ़े हुए पेंशन वेतन के आधार पर तय की जाएगी। पेंशन योग्य वेतन गुणा 10 वर्ष भाग 70 और उसके बराबर आप सभी के लिए पेंशन आएगी, तो किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये तमाम तरीके के फॉर्मूले को लेकर बदलाव के साथ साथ सरकार के योगदान को 1.16% से बढ़ाकर 2% करने की मांग यहाँ पर कर्मचारी पेंशनधारक लगातार कर रहे हैं।